हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम करने वाले हैं सीटेट की सीडीपी कंप्लीट मैराथन होगी। ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक्स कौन से हैं वो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी देखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, बुद्धि, चिंतन, जीन पियाजे, कोहलरबर्ग, फोबिया, लर्निंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी कंप्लीट करेंगे। मेमोरी आपके नहीं है, ठीक है। एंड डिसेबिलिटी कंप्लीट हो जाएंगी। पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने आपके टॉपिक्स आ रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, ठीक है। पारिस्थितिकी सिद्धांत ये आता है, बहुत बार क्वेश्चंस बनता है इससे रिलेटेड, तो ये इसका टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। मोटिवेशंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, समायोजन, वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, गैनिक का समस्या समाधान, NCF 2005, ठीक है। ये टॉपिक्स हम इसी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मान लीजिए लंबी क्लास बन जाती है तो एक क्लास और बना के ले आएंगे पार्ट 2 मैराथन का, ठीक है। एंड इस PDF को अगर आपको चाहिए तो स्मार्ट स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उसमें से आपको ओनली 99 में PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है तो आप इसकी PDF निकलवा सकते हो और रिवीजन ले सकते हो। क्लियर? जिसको PDF लेनी हो मुझे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, शिक्षण की विधियाँ, एंड ये कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स हैं NEP 2020, बुद्धि, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, जीन पियाजे, मतलब ये कंप्लीट आपके सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जीन ब्रूनर, कोर रोजर्स, गुथ्री, मेस्लो, ब्लूम टैक्सोनॉमी, हेरिडिटी ऑफ एजुकेशंस, ठीक है। एंड समावेशी शिक्षा, ठीक है। हेरिडिटी आ गया है, एनवायरनमेंट आ गया है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो आपके नहीं आएगा शायद। तो देखिए साइकोलॉजी कहाँ से शुरू होती है। साइकोलॉजी व्यवहार का ज्ञान। अभी जो फिलहाल में साइकोलॉजी को कहा गया है, क्या कहा गया है? व्यवहार का ज्ञान कहा गया है, ठीक है। 16th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया था। 1590 में साइकोलॉजी को क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। फिर कहा गया था मन का विज्ञान, कि साइकोलॉजी को किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर किसी का मन पढ़ लेते हैं तो वो क्या होगा? साइकोलॉजी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि मन तो किसी का भी नहीं पढ़ा जा सकता है, कौन किस तरीके से सोचता है नहीं पता चलता। लेकिन फिर कहता है कि चेतना का विज्ञान। चेतना में क्या क्या लेके गए कि चेतन जो हमारी जो चेतना होती है वो अचेतन, अर्धचेतन और चेतन में होता है, ठीक है ना। जैसे चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अचेतन मन क्या होता है कि जैसे हम जो भी चीज़ें हमारे अंदर रिमाइंड होती है, तो हर चीज़ तो हम याद नहीं रख सकते ना, तो कुछ चीज़ें कहाँ पे चली जाती है? अब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड कहाँ होता है कि जो हम अभी अवेयर रहते हैं, एकदम से याद आ जाता है, पीछे की चीज़ें याद आ जाती है हमें। जो चीज़ें हमारे साथ अवेयरनेस के साथ होती है वो होती है कॉन्शियस, ठीक है ना। सब कॉन्शियस जो याद करनी पड़ती हैं। अब कॉन्शियस जो ऐसी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, लेकिन हम जब जोर देते हैं याद करने पे, तो अब कॉन्शियस माइंड में हमारे पास, देखो कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें हमने की हुई है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आ रही है, वो चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? अब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अदरवाइज इंसान पागल ही हो जाए, सब चीज़ें याद रख जाए तो, ठीक है। फिर आता है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। अभी भी साइकोलॉजी को क्या कहा गया है? व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको निकाले। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक कौन थे? व्यवहारवादी थे। पहला व्यवहारवादी अगर आ जाए क्वेश्चन में तो क्या कौन था? पहला व्यवहारवादी आपका वॉटसन था, जिसने मनोविज्ञान को क्या कहा है? व्यवहार का विज्ञान कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिर आता है फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? विलियम वुंट जो है वो फादर ऑफ रियल साइकोलॉजिस्ट हैं। वास्तविक फादर कौन है आपके? विलियम वुंट, क्योंकि इसने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कहा गया है,
ठीक है। तो ये जो कई बार क्वेश्चन आया है कि पहली जो है प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई थी, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। इसीलिए उसको फादर ऑफ रियल साइकोलॉजिस्ट कहा है। फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट भी कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान कौन है? आपके थोरनडाइक है। ठीक है। मनोविज्ञान में शिक्षा को लाने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? थोरनडाइक। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी कौन है? मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है विलियम जेम्स। ठीक है। एंड शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर होनी चाहिए, यह रूसो ने कहा था। और साइकोलॉजी को शिक्षा में लाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को ही जाता है। ठीक है। शिक्षा क्या है? शिक्षा बच्चे का सर्वांगीण विकास है? नहीं। देखो, हर प्रकार का विकास जो है शिक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि शिक्षा क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर जाती है। कुछ भी सीख करके अगर आपके व्यवहार में, अब देखिएगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, अब ये शिक्षा ही है। ठीक है ना। मैं आपको क्लास दे रही हूँ, आपका मैं कंप्लीट व्यवहार, कंप्लीट बच्चे का सर्वांगीण विकास थोड़ी कर दूंगी मैं, नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरी क्लास देख करके अगर कुछ परिवर्तन आपके अंदर आता है, कुछ सीखा है, तो क्या आ जाएगा? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या होता है? शिक्षा होता है। क्लियर। फिर आता है बुद्धि। बुद्धि के चैप्टर में कोई भी पहला काम किसने किया है? बीने के द्वारा किया गया है। नॉलेज इन्वेस्टमेंट्स। बीने ने इंटेलिजेंस में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना के बारे में डिटेल में बात की है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना होती है। ठीक है। किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही होती हैं। आलोचना क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ की पॉजिटिविटी देखें, किसी चीज़ की नेगेटिविटी देखें, दोनों ही टाइप को हम क्या कहेंगे? आलोचना कहेंगे। ठीक है। जिसको ज्ञान है अब इसका खोज कर सकता है, निर्देश दे सकता है, अच्छी बुरी के बारे में सोच सकता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपके अंदर क्या है? बुद्धि है। ठीक है। वुडवर्थ क्या कहता है? चीज़ों को पहचानने की एबिलिटी ही क्या कहलाती है? ये डेफिनेशंस कई बार आ जाती हैं। ठीक है। अगर हम चीज़ों को पहचान जाते हैं, लोगों को देखकर पहचान जाते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इनकी मंशा क्या है, तो हमारे अंदर क्या है? बुद्धि है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में क्या आ जाता है? देखिए, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामूहिक या सामाजिक बुद्धि। ठीक है। मूर्त बुद्धि क्या होती है कि जो चीज़ें हम टच करके, हम छू के बता सकें कि जैसे ये चेयर है, ये टेबल है, ये बेड है, ये सब चीज़ें, मतलब अगर हम, ये कंप्यूटर है, ये डेस्क है, लाइब्रेरी में जो चीज़ें रखी होती हैं, बुक्स रखी होती है, तो वो क्या आ जाती है? मूर्त में आ जाती है। जिन चीज़ों को हम देखते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक चीज़ होती है, वो होती है अमूर्त, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है। अमूर्त चीज़ें जिनको हम सोच सकते हैं, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते, जैसे हमारे सारे इमोशंस जो हैं अमूर्त बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। सामूहिक बुद्धि क्या होती है? जो समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो क्या देखो, अमूर्त में क्या होता है कि हम चिंतन करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट रूप में, काल्पनिक चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। अब अमूर्त चिंतन जिस तरीके से आता है तो वो अमूर्त बुद्धि में होता है। सामूहिक क्या होता है कि जो समाज के बारे में सोचते हैं उनको बोलेंगे हम सामूहिक बुद्धि। ठीक है। गैरेट के अनुसार, गैरेट क्या कहता है कि मूर्त को स्थूल बोल देता है। बस इतना ध्यान रखना है। गैरेट कहता है, दो ही बंदों ने बोला है कि, गैरेट ने बोला है मूर्त या स्थूल, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है। फिर थोरनडाइक ने कहा है कि यांत्रिकी या गामक। मूर्त बुद्धि को थोरनडाइक ने क्या कहा है? यांत्रिकी या गामक बुद्धि, और अमूर्त बुद्धि और सामूहिक बुद्धि। क्लियर। बात समझ में आई? किसने बोला है कि बुद्धि के बारे में? गैरेट और थोरनडाइक ने। ठीक है। मूर्त बुद्धि मैंने बता दी है, डिटेल में टॉपिक हो चुका है ये। मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, सामूहिक बुद्धि क्या होती है आपकी, सामाजिक बुद्धि क्या होती है, जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो नेता लोग होते हैं। ठीक है ना। अमूर्त में कौन कौन आ जाते हैं? देखिए, इंजीनियर आ गए, प्लम्बर आ गए, सॉरी, मूर्त में टीवी मैकेनिक आ गए, इंसान जो कल पुर्जे, मशीनी आदि का काम करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, जब हम उन पर काम करते हैं, जैसे भावनाएं हो गई, किताबी ज्ञान हो गए, सभी सिंबल्स हो गए, संकेत हो गए, इमोशन, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक, राइटर, कवि, मनोवैज्ञानिक, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? अमूर्त बुद्धि में। सामाजिक बुद्धि खुद से ज़्यादा समाज की ओर ध्यान देते हैं, नेता लोग जो सोशल कार्य करते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार क्वेश्चन आए कि टीचर जो है वो क्या है? टीचर सामाजिक बुद्धि में आता है, क्योंकि समाज से रिलेटेड काम करता है। अब आप एक बात बताइएगा,
जो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये आप लोग कितने जुड़े हुए हो, कितना इस नॉलेज को कर रहे हो, तो ये एक समाज के लिए ही काम है, ठीक है ना। तो टीचर क्या आ जाता है, समाज से रिलेटेड काम करते हैं, उसको बोलेंगे हम सामाजिक बुद्धि, ठीक है। फिर आता है फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के फैक्टर कौन से, एक कारक सिद्धांत। देखिए बस डिटेल में इतना ही ध्यान दूंगी कि जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। देखिए एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बी ने दिया था। एक कारक सिद्धांत को हम एक खंड भी बोल सकते हैं, एक यूनिट इकाई भी बोल सकते हैं, एक खंड जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया था। पहला जो नाम आई वो उसको बोलेंगे हम बीने, ठीक है ना, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, यूनिट में होता है। बस इतना ही याद रख लो कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बीने ने दिया था, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। यही आता है द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। कब दिया था ये, इसकी कोई वो नहीं है। अच्छा, स्पीयरमैन ने जीएस फैक्टर थ्योरी भी दी थी। जीएस फैक्टर क्या कहता है, जी से जर्नल और एस से स्पेसिफिक, ठीक है ना। स्पीयरमैन ने ये जो द्विकारक था उसने दो फैक्टर बताए थे, कौन से, एक जी और एक एस। जी का मतलब सामान्य, जर्नल और विशिष्ट, एस का मतलब स्पेशल, विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है। स्पीयरमैन को दो प्रकार से बताया है बुद्धि ने, दो प्रकार को, एक जनरल इंटेलिजेंस और एक स्पेसिफिक। जनरल जो बुद्धि हमारे अंदर जन्म से होती है उसको हम जनरल, जन्मजात जो बुद्धि होती है उसको हम जनरल बोलेंगे। एंड स्पेसिफिक जो हम समाज में आकर के, एनवायरनमेंट के इंटरेक्ट में आकर के सीखते हैं उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक बुद्धि, ठीक है। फिर आता है त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया था, स्पीयरमैन ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जर्नल और स्पेसिफिक के बीच में जो बुद्धि आ जाती है उसको हम बोलेंगे क्या, त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है। तो एक कारक किसने दिया, बीने ने। द्विकारक किसने दिया, स्पीयरमैन ने। त्रिकारक भी किसने दिया, स्पीयरमैन ने। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। इस विशिष्ट बुद्धि में, विशिष्ट बुद्धि वो होती है जो हम एनवायरनमेंट के इंटरेक्ट में आकर के जो अर्जित करते हैं उसको विशिष्ट बुद्धि। फिर तरल और ठोस बुद्धि किसने दी थी, आरबी कैटल ने दी थी। तरल का मतलब होता है वंशानुक्रम और ठोस का मतलब होता है वातावरण, ठीक है। तरल बुद्धि वंशानुक्रम होती है, ठोस बुद्धि आपकी वातावरण से। ए और बी का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हैब ने। ए और बे का सिद्धांत भी हैब ने दिया था। इसको हम बोल सकते हैं ए और बी, ए और बे और कै और कै, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थास्टन ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये क्या था आपके पास, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत दिया था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थास्टन ने दी थी। पीएम में 7 पीएम में किसने दी थी आपकी, देखो प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं किसने दी थी, ये 7 प्रकार की होती है, ये भी थर्स्टन ने ही दी थी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पीएम में किसने दी थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी किसने दी थी आपकी, थर्स्टन ने दी थी, ठीक है। वो कौन सी देखिए, स्मृति, तार्किक, आंकिक, प्रत्यक्षीकरण। मिनट देखिए, स्थानिक, स्थानों से संबंधित जानकारी करना, वाक बोल सकते हैं हम, शाब्दिक जो हमें शब्दों का ज्ञान होता है, स्थानों का ज्ञान होता है, वाक का ज्ञान होता है, तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, बुद्धि है, ठीक है। फिर आता है बहुकारक सिद्धांत। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। इतना ही याद रखना बस कि हम मल्टी प्रकार से, इसने 6 प्रकार की योग्यताएं दी थी लेकिन इनकी प्रसिद्ध नहीं हुई इसलिए इनको छोड़ दिया। देखो, अंकों का ज्ञान होना, तर्क वही सेम रिपीट कर रखे हैं, तर्क का ज्ञान होना, शाब्दिक ज्ञान होना, स्मरण शक्ति होने, दिशा, भाषण, ये सारे किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने। फिर आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने, ये देखो सीटेट ने ये बिल्कुल नोटिस करके भी दिया था कि हार्वर्ड गार्डन की बुद्धि बताइएगा, तो मैंने डिटेल में बुद्धि का टॉपिक ही कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। तो हार्वर्ड गार्डन ने क्या दिया था आपको, ये डिटेल में बताऊंगी कि इसने 9 प्रकार की बुद्धि दी है, ठीक है। फिर आता है न्यायदर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत, थॉमसन ने दिया था। वंशानुक्रम का सिद्धांत बर्ट और बर्नर ने दिया था। अच्छा, संक्रिया या उत्पाद का सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। क्लियर। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने। अब देखिएगा डिटेल में बात करते हैं हम इसके बारे में। हार्वर्ड गार्डन की के अकॉर्डिंग इंसान में बहुत सारी बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डन ने 9 भागों में बांटा है बुद्धि को। 11th की एनसीईआरटी में 8 प्रकार की हैं। देखो, मूल बुद्धि आ जाए हार्वर्ड गार्डन की तो 7 बता देना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हार्वर्ड गार्डन की बुद्धियां कितने प्रकार की हैं तो वो 9 प्रकार की हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार कितने प्रकार की हैं तो वो है 8 प्रकार की। क्लियर, समझ में आ गया। तो 9th टाइप की जो 1998 में जोड़ा था जिसे एनसीईआरटी ने नहीं माना है,
ठीक है। पहली बुद्धि है आंकिक तार्किक बुद्धि, जो अंकों से रिलेटेड होती है। संगीतज्ञ बुद्धि म्यूजिक से रिलेटेड हो जाएगी। भाषीय बुद्धि आपकी लिंग्विस्टिक भाषा से रिलेटेड हो जाएगी। शारीरिक गतिक बुद्धि बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाएगी। बॉडी के पार्ट्स जैसे हम जो इंसान जैसे पायलट हो गया, दौड़ करने वाला हो गया, ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके शारीरिक गतिक बुद्धि में। फिर आता है अंत, ये है आपके दैट इज इंपॉर्टेंट बुद्धियाँ कि अंत व्यक्तिगत बुद्धि कौन सी और अंत प्रा व्यक्तिगत हो। अंत अंदर की तरफ, व्यक्तिगत मतलब खुद पर्सनल। इंसान जो खुद ही अपने आप में गुमसुम रहता है, अपने आप के बारे में ही खुद, मतलब जो ज़्यादा लोगों से मिलजुल के नहीं रहता है, खुद के बारे में ही रहता है, ज़्यादा बातें नहीं करता है, तो वो होता है अंत व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब होता है खुद के बारे में ही सोचना, ठीक है ना, पर्सनली ही। फिर आता है अंत प्रा का मतलब होता है दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है। तो जो दूसरों के बारे में भी सोचता है, समाज के बारे में सोच के चलता है, वो होता है आपका अंत प्रा व्यक्तिगत, ठीक है। फिर आता है स्थानिक बुद्धि, जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक स्थानों के बारे में। प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति के बारे में, जो नेचर से ज़्यादा प्यार करते हैं, नेचर के बारे में जानकारी रखते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, जो हमारा अस्तित्व बता दे, जैसे बाबा लोग हो गए, कई होते हैं ना कि हाथ देख के, लकीरों को देख करके फ्यूचर का प्रदर्शन कर देते हैं, पास्ट के बारे में बातें कर लेते हैं, तो वो क्या होता है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। क्लियर, समझ में आ गया। फिर देखिए ये टेबल देख लीजिए, बुद्धि लब्धि की जो टेबल है वो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा 90 से 110 के बीच में शुरू करते हैं। 90 से 110 अगर आपकी IQ है तो वो सामान्य बुद्धि में आ जाता है। अगर इससे नीचे चले जाए, 20-20 का नीचे डिफरेंस लेके चले जाओ आप, 70 से 90 के बीच में मंदबुद्धि, फिर उससे नीचे पिछड़ा, फिर मूर्ख और फिर जड़, ठीक है। तो देखिए सामान्य से अगर 20 कम कर देंगे तो हम मंद बुद्धि में चले जाएंगे, मंद बुद्धि में भी 20 कम कर देंगे तो पिछड़ा बालक हो जाएगा, पिछड़े से भी कुछ भी ना समझ में आए उसको हम मूर्ख बोलेंगे, और मूर्ख से भी जिसको मतलब जो जड़ है, मतलब जड़ क्या होती है, जिसको कुछ भी समझ में ना आए वो तो जड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है अगर सामान्य से 20 ऊपर चले जाते हैं, 110 से 120 के में उत्तम बुद्धि में चले जाते हैं, और 120 से 130 में तीव्र बुद्धि में चले जाते हैं, और फिर 130 से 140 में प्रखर बुद्धि, और 140 से ऊपर जो होती है वो प्रतिभावान बच्चे हो जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये थे आपकी IQ लब्धि बुद्धि। अच्छा ये ध्यान रख लो एक मिनट कि देखिए मानसिक, ये जो दिया था आपको बुद्धि लब्धि का जो स्टर्न नहीं दिया था, मानसिक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि जो 1912 में जर्मन के मनोवैज्ञानिक स्टर्न के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, कई बार आया है क्वेश्चन किस तरीके से निकालना है, तो मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुना में 100। मानसिक आयु कौन सी होती है, जो बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वो मानसिक आयु होती है। जनरल जो उसकी एज कितनी हो गई है वो क्रॉनिकल एज होती है, और गुना में 100 कर दोगे तो आपकी बुद्धि लब्धि फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। ये भी होता है MA/CA × में 100। फॉर्मूला स्टर्न ने दिया था, गुना में 100 करने का किसने दिया था, टर्मन ने, और जो ये टेबल दी थी वो भी किसने दी थी, आपकी टर्मन ने दी थी। क्लियर, देखो ये IQ टेबल किसके द्वारा दी गई थी, टर्मन के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन आता है कि हैंडीकैप की शिक्षा किन बच्चों को देनी चाहिए, कि मंदबुद्धि बच्चों को हैंडीकैप की शिक्षा देनी चाहिए। क्लियर, मापन की विधियाँ कौन सी है, सिर्फ इतना याद रख लिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव में वर्बल, नॉन वर्बल, ऑब्जेक्टिव में वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में कौन सा आ गया, सब्जेक्टिव वर्बल में बीने साइमन स्केल, स्कैनफोर्ड बीने स्केल, ये टर्मन स्कैनफोर्ड टर्मन बीने स्केल, ठीक है। एंड सब्जेक्टिव नॉन वर्बल में वेसलर वैल्यूब टेस्ट एंड वेसलर वैल्यूब टेस्ट और पोर्टियस बुलबुलिया, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव का वर्बल आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी सामान्य टेस्ट, एंड ऑब्जेक्टिव का नॉन वर्बल टेस्ट होता है आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो परीक्षण टेस्ट। ये किसमें आ जाएंगे, आपके बुद्धि के परीक्षण होते हैं। क्लियर, तो ध्यान रख लेना। एक ही टाइम में एक ही बच्चे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको सब्जेक्टिव बोलेंगे, पूरे ग्रुप के बारे में अगर हम मापते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण 1922 में डॉक्टर राइस ने, राइस, ये याद रख लेना, भारत में सबसे पहले किसने किया था, राइस ने किया था। उन्होंने हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल का प्रयोग किया था, कि बस बीने साइमन स्केल के आगे किसने किया, सबसे पहले किसने किया, बीने साइमन स्केल, और फिर उसके आगे हिंदुस्तानी लगा लीजिए, हिंदुस्तानी नकल करने में बड़े महान होते, तो हिंदुस्तानी लगा दिया, तो किसने किया था, डॉक्टर राइस ने 1922 में। इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था, डैनियल गोलमैन ने दिया था, ठीक है। सांस्कृतिक बुद्धि किसने दी थी, कैटल और रेवन ने दी थी। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कैटल के द्वारा दिया गया था, और सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण रेवन के द्वारा दिया गया था। जलोटा और भाटिया बुद्धि परीक्षण दोनों ही भारत में किए गए हैं।
जलोटा बुद्धि परीक्षण और भाटिया बुद्धि परीक्षण दोनों ही सामूहिक टेस्ट है। मंदबुद्धि बच्चों में ज़्यादा जो अपराध की तरफ बच्चे जाते हैं वो कौन से होते हैं? मंदबुद्धि। निष्पादन टेस्ट डिसेबल्ड बच्चों, जो इन बच्चों में कुछ कमी हो जाती है उन बच्चों का टेस्ट करने के लिए डिसेबल्ड निष्पादन टेस्ट किया जाता है। कई बार आया है कि निष्पादन टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो ये पर्सनैलिटी का ऑप्शन आएगा, तो ये बुद्धि से रिलेटेड है कि बच्चों की बुद्धि मापने में हम निष्पादन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। फिर आता है चिंतन। चिंतन क्या था? देखो, एक होता है प्रत्यक्ष चिंतन, एक काल्पनिक चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। प्रत्यक्ष चिंतन जो चीजें हम सामने देख करके, देखो जब हम सामने किसी चीज को देख करके चिंतन करते हैं उसको हम प्रत्यक्ष चिंतन करेंगे। जैसे आग लगी हो तो उसे देखकर हम चिंतन करते हैं कि आग को कैसे बुझाया जाए। काल्पनिक चिंतन जिसे अपने मन ही मन में जो चिंतन कर लेते हैं उसको हम काल्पनिक चिंतन कहेंगे। अपसारी चिंतन जब हम एक चीज को एक तरीके से ना सोच के अलग अलग तरीकों से डिफरेंट तरीकों से सोचते हैं उसको हम अभिसारी चिंतन करेंगे। जब हम किसी चीज को लेकर यह सोचते हैं कि उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं तो वो हमारा अपसारी चिंतन होता है। ठीक है। फिर आता है क्रिएटिविटी। प्रतिभाशाली और क्रिएटिव बच्चों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों में भी मतलब डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। क्रिएटिव बच्चे भी एक डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, जो खोज कर सकते हैं, जो क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो वो अपसारी चिंतन करते हैं। ठीक है ना। अभिसारी चिंतन जो चीज़ें फैक्ट और तथ्यों से रिलेटेड होती है, जो रूल और नियम पे रिलेटेड होती है, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, तो पूर्व से ही निकलता है, इसको हम पश्चिम से नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अभिसारी चिंतन हो जाएगा। जो नियम फैक्ट से रिलेटेड है ये हमेशा सही और राइट होता है। 2+2 4 ही होगा, ये सबके लिए समान ही होता है। ठीक है। बुद्धि समावेश करती है, बुद्धि जो है अभिसारी चिंतन में समावेश करती है क्योंकि ये फैक्ट है। क्लियर। अभिसारी चिंतन में बुद्धि के में अभिसारी चिंतन होता है क्योंकि मनोविज्ञानियों का मानना है कि बुद्धि करेक्ट होती है, फिक्स होती है, वह करेक्शन और फिक्सेशन को लेकर के चलती है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? इस चिंतन के बारे में चिंतन में चीज़ों को बिना जाने पहचाने उनके बारे में हम नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं, वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। किसी इंसान के बारे में किसी दूसरे ने बता दिया और हम उसके बारे में क्या सोच रखने हैं उसी को लेकर हम चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया थर्ड चैप्टर, थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास देख लीजिएगा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने अपना प्रयोग बच्चों पर किया था और वाटसन ने भी अपना प्रयोग किस पे किया था? बच्चों पे किया था। लेकिन वाटसन का जो है प्रसिद्ध नहीं हुआ और जीन पियाजे का आपका प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है। सबसे पहले बच्चा खुद सीखता है, फिर उसके बाद वातावरण से सीखता है, और उन सबको मिला के बच्चे की जो सोच बनती है, जिस प्रकार से बच्चा काम करता है, उसी को क्या कहेंगे हम? संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है कि खुद सोच समझ के हम अपनी खोपड़ी का यूज करके काम करते हैं, उसको हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक होता है इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है। इंद्रिय जनित अवस्था कौन सी? इसमें सबसे पहले बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जीन पियाजे के वातावरण के अकॉर्डिंग किस एज में एक्टिविटी मीनिंगलेस होती है? मीनिंगलेस होती है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। जीन इंद्रिय जनित अवस्था में ही मीनिंगलेस होती है। ठीक है। आप सभी भावी टीचर हैं, आप सब समझ सकते हो, और ये जो टेट का एग्जाम है आपका होना चाहिए डेफिनेटली। देखिए, मैं क्लासेज लेती है लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है, कोर्सेज चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के, तो वहाँ पे भी क्लासेज लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट्स भी है। ये सारी क्लासेज मैं डिटेल में ही दे रही हूँ लेकिन एक फास्ट रिवीजन के तरीके से। ठीक है। तो इन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं से आपको ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, जिसे आप फास्ट रिवीजन ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो कोई इतना इशू भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखो, आपको दिख रहा है